राजनीतिक प्रतिक्रियाएं बहुत अहम होंगी। हम आपको बता दें, हमारे साथ कई राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस समर्थक शहजाद पूनावाला, उसी तरह से नवाब मलिक एनसीपी की तरफ से और शिवसेना की तरफ से प्रेम शुक्ला। सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस साहब, आपसे, हमारे इस ओपिनियन पोल में भी आप जो हैं नंबर 3 सबसे ज्यादा लोकप्रिय सीएम पद के लिए हैं, नंबर 3 पर हैं आप। मगर आपकी चुनौती आपके लिए सबसे बड़ी ये होने वाली है कि संभवतः शिवसेना भी अपने तरफ से दावा ठोकेगी। और अब जबकि ये चर्चाएं हैं कि उद्धव ठाकरे साहब भी उतर सकते हैं, आप मानेंगे कि आपके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द होने वाला है देवेंद्र जी? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता मैं कि ऐसा कोई सिरदर्द है। इसका कारण यह है कि महाराष्ट्र में विगत 25 सालों से हमारा गठबंधन चलता है और इस गठबंधन में सारे निर्णय हम साथ में बैठकर लेते हैं और मुख्यमंत्री कौन बने, उप मुख्यमंत्री कौन बने, मंत्री कौन बने, ये सारी चर्चाएं हम लोग करते हैं और उसके ऊपर हम निर्णय करते हैं। 25 साल हमको इसमें कोई प्रॉब्लम आया नहीं है और मैं ये मानता हूं कि अभी भी कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, इसके संदर्भ में हमारे जो गठबंधन है लार्जर, हमारे जिसको महायुति कहते हैं, इसकी बैठक में हम फैसला लेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो उसके ऊपर मोहर लगाएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा कोई सिरदर्द नहीं होने वाला, हम निश्चित रूप से अच्छे तरीके से इसको पूरा करेंगे। प्रेम शुक्ला, मैं आपको यहां इस चर्चा में लाना चाहूंगा। सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री किसका बनेगा, क्या वो इस बात पर निर्भर करेगा दोनों में किसकी ज्यादा सीटें होंगी बीजेपी शिवसेना में? नहीं, अभी जो है महायुति के सदस्य बैठकर जो है आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेता, ये बैठकर इस मामले का फॉर्मूला तय करेंगे कि किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और मुख्यमंत्री हमारा सर्व समावेशी व्यक्तित्व ही होगा और उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी शिवसेना दोनों को मान्य होगा और दोनों सत्ता में बैठेंगे, ये सुनिश्चित है। क्योंकि जिस तरह से आपने सर्वे दिखाया, वो सर्वे ये सुनिश्चित कर रहा है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो पिछले 15 वर्षों का नापाक गठबंधन जो सत्ता को लूट रहा था, अब उसके हाथ से सत्ता छीनकर वो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की शिवशाही प्रस्थापित होने जा रही है, ये सुनिश्चित है। और कभी दोनों दलों के बीच में पद को लेकर ऐसा तकरार नहीं हुआ है। नहीं, पिछले 25 साहब, जो हमारे आंकड़े बता रहे हैं ना, जो हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि जो फायदा हो रहा है पिछली बार के मुकाबले, फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी को हो रहा है। और हमारे सर्वे में लोगों ने भी कहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। हो रहा है तो प्रसन्नता की बात है। नहीं, वही तो कह रहे हैं ना, बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। प्रसन्नता की बात है। तो क्या शिवसेना अपनी दावा छोड़ देगी? कम से कम आपके सर्वे का नहीं, आपके सर्वे का जो सबसे सकारात्मक पक्ष है कि कांग्रेस और एनसीपी का मुख्यमंत्री नहीं हो रहा है। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। शिवसेना मेरा सवाल बहुत सरल है। सबसे सकारात्मक ये है, मेरा सवाल बहुत सरल है प्रेम शुक्ला जी। देखो, सवाल ये कि बीजेपी को ज्यादा फायदा हो रहा है संपादक बजाय कि शिवसेना के। नहीं, शिवसेना के मुखपत्र का संपादक होने के नाते मैं तो हमेशा अंतर्मन से यही चाहूंगा कि शिवसेना का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हो, किंतु भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ना हो, ऐसा कोई हमारे मन में उनके प्रति जो है वैमनस्य का भाव भी नहीं उत्पन्न है। जो उत्तम होगा वो देवेंद्र जी, वैमनस्य का भाव नहीं है और इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा गठबंधन में नहीं आएगी। वैमनस्य का भाव नहीं है, मान लिया जाए, ये बाद में तनाव का सबब तो नहीं बनेगा देवेंद्र जी? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, कोई तनाव नहीं बनेगा साहब। हम इतने सालों से ये गठबंधन चलाते हैं और हम साथ में बैठकर निर्णय लेते हैं। कई बार ऐसे प्रसंग आए कि जिसमें दोनों पार्टियों में वहां के कार्यकर्ताओं का कुछ मत रहा, उस मत को आग्रह से रखा गया, लेकिन बाद में हमेशा हमने साथ में बैठकर उसका फैसला किया है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तनातनी होगी, इसमें कोई एक दूसरे के साथ दुश्मनी होगी। हम निश्चित रूप से अच्छा फैसला कर पाएंगे, ये मुझे विश्वास है। चलिए, कांग्रेस और अनीस अहमद साहब कांग्रेस के भी हैं और नवाब मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, शरद पवार और सोनिया गांधी जब आपस में मिलते जुलते हैं तो बहुत सौहार्दपूर्ण बात होती है, मगर जो असली तनाव है एनसीपी और कांग्रेस के बीच में
वो दिखाई देता है राज्य स्तरीय स्तर पर। जब अजीत पवार अपनी बात कहते हैं या माणिकराव ठाकरे अपनी बात कहते हैं या दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है मोर्चे में अभी से इतनी ज्यादा तनाव है कि आप आगे लड़ाई कैसे लड़ेंगे नवाब मलिक साहब? नहीं, मैं पहले आपसे बोलने की आज़ादी ले लूं। आपने जिस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत की है उस पर पहले प्रतिक्रिया देनी जरूरी है। मुझे लगता है कि आप बता रहे हैं कि आपने अपने तरफ से अडवाणी जी ने साफ किया कि 119 सीट लड़के 122 सीटें जीतेगी बीजेपी, ऐसा नहीं है, कुछ अलग आंकड़े हैं। मुझे लगता है कि आपके ही कार्यालय से मुझे लोकसभा के नतीजों के डाटे मांगे गए, उसके आधार पर ये सारे आंकड़े आप दिखा रहे हैं, ये सच्चाई है। जहाँ तक माहौल बनाने का काम है, निश्चित रूप से सभी को अधिकार है अपना अपना माहौल बनाने का। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम क्या लोकसभा के चुनाव के हिसाब से साथ में लड़ेंगे? नहीं, नवाब मलिक साहब, थोड़ा असमंजस है। हमने बाकायदा पोल करवाया था सर, 26 जुलाई से 6 अगस्त के बीच। असमंजस नहीं, ऐसा है। पोल नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ही चैनल से मेरे पास से ये सारा डाटा कलेक्ट किया गया, मैंने ही दिया है कि लोकसभा में क्या परिस्थितियां थी। वो एग्जैक्ट डाटा आपके पोल में आ रहा है। ये डाटा तो इलेक्शन कमीशन के साइड से भी मिलता है, आपके पास आने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि जैसा सर्वे आपके खिलाफ आ जाता है, आप मैंने दिया है, ये मानने को तैयार नहीं। आप बोलिए नहीं, आप ऐसा है कि आप बोलने का अधिकार देते नहीं ना। सवाल यह है थोपने। चलिए बोलिए सुनिए, आप थोपे ना। नवाब मलिक साहब बोलिए। जब आप अपनी बातें रखते हो तो हम सुनते हैं। और जब मैं कहिए तो आपके पत्रकार का नाम भी बता दूं चैनल पे, ठीक है, आप बताइए, आपका बताने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से चीजें बताई जा रही है, हो सकता है कि आपका अपना तरीका हो। अलग लड़ेंगे सीटें कम आएगी, ज्यादा लड़ेंगे सीटें नहीं आएगी, ये चीजें तर्क मुझे नहीं पटता। निश्चित रूप से लोकतंत्र में हर लोगों को अपने अधिकार है, आप अपना इस्तेमाल करें, हम अपने तरीके से करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से गठबंधन की जब राजनीति होती है तो दलों के बीच में खींचातानी निश्चित रूप से होती है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनाव के गठबंधन की सीटों के बंटवारे को लेके हमेशा रही है। वही हाल जो महायुति बनी हुई है उसके भीतर है। तो निश्चित रूप से इस तरह की चीजें होती रहती है, लेकिन हमें लगता है कि मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और अनीस अहमद साहब आप क्या करेंगे? क्या ये तनाव जिस तरह से नारायण राणे साहब, अनीस अहमद साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूं मैं। जो तनाव नारायण राणे, जो तनाव दिखाई दे रहा है, और नारायण राणे साहब ने नाराजगी के चलते कह ही दिया था कि हम तो चुनाव हार रहे हैं। तो ऐसे में आप मैदान में उतरेंगे कैसे? चुनावी समर में उतरेंगे कैसे आप? देखिए, ये जो बात हुई है, जब सोनिया गांधी जी जो ऑल इंडिया कांग्रेस की अध्यक्ष है और शरद पवार जी जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एनसीपी के जो अध्यक्ष है, ये दिल्ली में उनकी बैठक हो गई 2 दिन पहले। बहुत अच्छी बैठक हुई है और पवार साहब ने और सोनिया गांधी जी ने तय कर लिया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ेगी। तो चुनाव खत्म हो चुका है। और राणे साहब ने भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि मैं कांग्रेस को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। तो जब जीतने की बात हो रही है, साथ में लड़ने की बात हो रही है, तो तनाव की जब बात हो रही है तो तनाव तो शिवसेना के अंदर में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में चुनाव हो रहा है। तो पहले उद्धव ठाकरे बनेगा या राज ठाकरे बनेगा? जो तीर निकल चुका है कमान से, आप उसे वापस नहीं ले सकते अनीस अहमद साहब। देखिए, जो बातें नारायण राणे साहब कह चुके हैं, क्या आप उसे वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते आप। उन्होंने कहा था ना कि हम तो हारने वाले हैं। लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले ये फ्रेश कहा है कि मैं कांग्रेस को जिताने का काम करूंगा। उन्होंने जब सोनिया गांधी जी से उनकी मुलाकात हो गई, उसके बाद में उनका ये फ्रेश स्टेटमेंट आया। उन्होंने अभी कहा है कि मैं कांग्रेस को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा और वो अपने काम में लग गए हैं। 2 दिन से पूरे कोकण के दौरे में है और वो कांग्रेस का काम करना शुरू कर दिया। देवेंद्र फडणवीस साहब, मैं ये जानना चाहता हूं यहां पर कि बड़ा प्रश्न यहां पर यही पूछा जाने वाला है कि हम एक ऐसे चुनाव में उतर रहे हैं जहां राज ठाकरे भी जो हैं वो चुनाव लड़ने वाले हैं। चर्चा उद्धव ठाकरे साहब की, हालांकि इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, यानी कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो क्या आपको लगता है इस बात को लेते हुए दलों में तनाव ज्यादा होगा जो कि एक गठबंधन के अंदर है? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, राज ठाकरे जी की अपनी पार्टी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, स्वागत है। लोकतंत्र में जो भी लड़ना चाहता है वो लड़ सकता है।
उद्धव जी लड़ेंगे कि नहीं हमको पता नहीं है, पर वो लड़े तो उसका भी हम स्वागत करेंगे, क्योंकि उद्धव जी हमारे गठबंधन के एक बहुत अहम नेता है। जहां तक हमारे यहाँ पर तनातनी का सवाल है, मैं बार बार आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग इतने सालों से साथ में हैं, तो हम लोगों को ये भी पता है कि किन मुद्दों के ऊपर हम लोगों में थोड़ा सा अविश्वास हो सकता है, उन मुद्दों को किस प्रकार से टैकल किया जाना चाहिए ये भी हमको पता है, कौन से मुद्दे पर हमारा गठबंधन होगा, किन मुद्दों के ऊपर हम एक दूसरे को मना पाएंगे, ये सारी चीजें हमको पता है। अच्छा देवेंद्र जी, मेरा सीधा सवाल है, तनातनी तो होती है, एक सीधा सवाल है नहीं हो गया ऐसा मैं कहूँगा तो झूठ होगा, लेकिन हम बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छा गठबंधन कर पाएंगे। क्या उद्धव ठाकरे से बड़ा नेता गठबंधन के पास है इस वक्त? नहीं, देखिए उद्धव ठाकरे गठबंधन के बड़े नेता है। हमारे यहाँ पर उनसे बड़ा नेता कौन थे? गोपीनाथ जी बहुत शीर्षस्थ नेता थे, दुर्दैव से वो हमारे बीच रहे नहीं। आज हमारे पास नितिन गडकरी जी भी हमारे यहाँ पर नेता है, एकनाथ खड़से जी है जो हमारे गडकरी जी को आप यहाँ शिफ्ट करने वाले हैं। लेकिन ये बात निश्चित है कि उद्धव ठाकरे जी, नहीं मैं तो आप नेता पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं कि चुनावों की बात कर रहा हूं ना। उद्धव ठाकरे जी निश्चित रूप से एक अच्छे नेता है, बड़े नेता है और हमारे एक अहम नेता है, लेकिन देखिए आप एक बात समझ लीजिए, हम दो अलग अलग पार्टियां हैं, तो शिवसेना के वे बड़े नेता हैं और हम भी उनको नेता मानते हैं। संपादक के तौर पे और गठबंधन के एक स्पोक्स पर्सन के तौर पे एक सीधा सवाल है, छोटा सवाल, सीधा जवाब चाहूंगा। अभी तक महाराष्ट्र के राजनीति में शिवसेना बड़ा भाई थी, बीजेपी छोटा भाई। क्या बड़े भाई की तनख्वाह थोड़ी कम हो जाए तो छोटा भाई बड़ा होता है? बस इतना पूछ रहा हूं मैं। देखिए नहीं, दरअसल आपने परिभाषित ही गलत किया है। वो हमारे पड़ोसी शिवसेना प्रमुख ने भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वाधिक जो शब्दों का प्रयोग किया है, वो हमेशा कहा है कि वो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे मित्र हैं। वो छोटे भाई बड़े भाई वाला रिश्ता करके किसी को छोटा या बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे पड़ोसी हैं, मित्र हैं और हम उनके साथ सहोदरों जैसा बर्ताव करते हैं। वो हमारे साथ, हम उनके साथ। इसलिए जो है किसी के नेता की साइज नापने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिवसेना प्रमुख बड़े थे कि अटल जी और आडवाणी जी, ये कभी प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ। इसी तरह से उद्धव जी बड़े हैं कि मोदी जी बड़े हैं या महाराष्ट्र के इनके अन्य नेता बड़े हैं, ये कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि हमारा दिल कितना मिला हुआ है, हम मुद्दों पर कितने साथ, प्रेम शुक्ला, और हम हिंदुत्व के मुद्दे को कितने प्रकल्प पे जो है ये सवाल आगे लेकर चलेंगे। प्रेम शुक्ला जी की मोदी जी के उदय के बाद संभवतः पहली बार है, जैसे कल हमने हरियाणा में भी दिखाया था कि बीजेपी खुद के दम पर सरकार बना सकती है। मोदी के उदय के बाद पहली बार बीजेपी शिवसेना से बड़ा मुकाम रख रही है और यही वजह है कि आने वाले दिनों में एक तनाव का सबब बनने वाला है कि मुख्यमंत्री कौन। नहीं, कभी नहीं बनेगा। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपने दलों के असली मुकाम को समझते हैं, इसलिए हमको मुकाम जो है वो कभी किसी प्रकार का, किसी का मुकाम बढ़ भी जाता है तो दूसरे का मुकाम घटने नहीं पाएगा, इसका ख्याल रहेगा। दूसरे का मुकाम घटने नहीं पाएगा, मगर सवाल ये कि क्या ये व्यावहारिक है? जल्दी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, आप ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि भाजपा ज्यादा सीटें मांग रही है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी। और दूसरी पहले आपकी युति थी, अब महायुति हो गई है, जिसमें 5 पार्टियां हो गई हैं, उनमें सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे? जी, उसको लेकर जरा भी चिंतित ना हो। देवेंद्र फडणवीस जी, उद्धव जी, हमारा जो नेतृत्व है वो इस गठबंधन के सर्व सीटों के बंटवारे और विजय, इन दोनों के मार्ग को सुनिश्चित करने में समर्थ है। चलिए, नवाब मलिक साहब कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी मैं राय जानूंगा। शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो एबीपी न्यूज पर जो बड़ी खबर है कि इस वक्त एनडीए के गठबंधन को 210 सीटें मिलेंगी अगर आज की तारीख में चुनाव होगी। मगर हम लगातार जो चर्चा यही कर रहे हैं कि क्या ये दोनों दलों के बीच, यानी कि बीजेपी शिवसेना के बीच, मुख्यमंत्री पद को लेकर तनाव पैदा कर सकता है। लगातार कुछ बयानात एनसीपी के नेताओं से चुनाव से पहले भी आते रहे थे। लोकसभा चुनाव से पहले हमने एक सूरत पेश की थी कि अगर बीजेपी और एनसीपी एक साथ हो जाएं, क्या एनसीपी बीजेपी को पूरी तरह से अनटचेबल समझती है महाराष्ट्र की सियासत में? ऐसा है कि आपके सवाल के जवाब देने से पहले आप जिस तरह से खबर चला रहे हैं कि मोदी जी पास, मोदी जी अपने 2.5 महीने के कार्यकाल में या तो वो पर्वत पे रहे, हिमालय पे, या तो दिल्ली में रहे,
लेकिन अभी तो ओपिनियन में वो पास हो रहे हैं, लेकिन जो उत्तराखंड में चुनाव हुए मुंह के बल भारतीय जनता पार्टी वहां गिर गई और तीनों सीटें पे वो हार गई, जिसमें 2 मुख्यमंत्रियों को सीटें थी। असलियत में मुंह के बल गिर रही है, ओपिनियन पोल में पास हो रही है। जहां तक जो आपने सवाल खड़ा किया है, पहले भी कंफ्यूजन फैलाया लोगों ने, अभी भी कंफ्यूजन है। भारतीय जनता पार्टी से हमारा ना कोई गठबंधन होने वाला है, ना हम कोई संपर्क में है। हाँ, ये बात सच है कि हम नीतियों को लेके अपनी बातें नहीं बदलते। बीजेपी सत्ता में रहेगी तो उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाएगी जो कांग्रेस की पार्टी के नेताओं ने विरोध में रहेगी तो विरोध करने का काम करती है। कांग्रेस भी उसी परिस्थिति में है। हमने अपने असमंजस नहीं है। बहुत सारे जैसे ट्राई का विषय आया या और जो पार्लियामेंट में विषय आ रहे हैं, हमने बातों को साफ करके एक सकारात्मक अपोजिशन की भूमिका में अपनी बातें रख रहे हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। शहजाद पूनावाला कांग्रेस समर्थक हमारे साथ हैं। शहजाद, सवाल नहीं, कहना बहुत अच्छा लगता है कि असमंजस फैलाया गया है, हर चीज के पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जोड़ना, मगर एनसीपी और कांग्रेस के बीच में तनाव, एनसीपी का लगातार ये कहना कि कांग्रेस जो है वो एक हारता हुआ घोड़ा है, तो इसके चलते जाहिर सी बात है आपके गठबंधन को कैसे फायदा होगा? देखिए, मैं आधे घंटे से सुन रहा हूँ, तो एक मिनट में मैं पूरी बात कर दूं। पहले तो शरद पवार जी, शहजाद की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। शहजाद, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। विजय झाड़िया, आपका कोई सवाल था? मैं देवेंद्र जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। आपकी मुस्कुराहट सर्वे के बाद दिख रही, तो ये सर्वे के बाद की मुस्कुराहट है कि उसके पहले की है? क्योंकि इसी वीक में महाराष्ट्र के सांसदों को पीएम ने बुलाया, उनकी मीटिंग ली, लेकिन उसके पहले दिन आपको पर्सनली बुलाया। आपने उनको कहा कि महाराष्ट्र में कैसी राजनीति चल रही है, शिवसेना कैसा ये कर रहा है, कौन सीएम बनेगा, उसकी रणनीति चल रही है। तो आपने पूरी जानकारी पीएम को दी, और दूसरे दिन जब पीएम ने कहा सब सांसदों को कि हमें बीजेपी के नेतृत्व में वहाँ पे हमारा ही सीएम चाहिए, और आज की बात लेते हैं हम, तो आज अमित शाह ने ये कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव होंगे और बीजेपी का ही सीएम होगा, ऐसे उन्होंने जो संकेत दिए हैं। तो क्या आप मानते हैं कि आप सही में शिवसेना के साथ चलना चाहते हैं, या कि आपने सोच लिया है, मन कर लिया है कि हमें अकेला आगे बढ़ना है? देवेंद्र जी, देखिए, वैसे तो आप मुझे बहुत सालों से जानते हैं, मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ। तो मुस्कुराहट पहले की भी नहीं और बात की नहीं, हमेशा की मुस्कुराहट है। जहां तक गठबंधन का सवाल है, तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि कहीं पर भी पीएम साहब ने या अमित शाह साहब ने कहीं पर भी हमको ये नहीं कहा कि गठबंधन छोड़कर हमको महाराष्ट्र में राजनीति करनी है या गठबंधन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है। हमारे अमित शाह जी के पास हमारी जो बैठक है, उस बैठक में अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से हमको ये कहा कि गठबंधन में हमको लड़ना है। उन्होंने कहा कि मजबूती से सामने जाओ, खुद तो अपनी सीटों को चुनकर लाने का प्रयास करो ही, लेकिन अपने गठबंधन के जो पार्टनर्स हैं उनको भी चुनकर लाने के लिए आप प्रयास करो। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने महाराष्ट्र को बहुत सीरियसली लिया है, और इसलिए हमारे पीएम साहब, अमित शाह साहब सारे इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। चलिए, अस्थायी तौर पे देवेंद्र जी हम मान लेते हैं ऑल इज वेल, ऐसा कहीं पर भी कोई भी संकेत हमारे नेताओं ने दिया नहीं है। शहजाद पूनावाला कुछ कहना चाह रहे हैं? शहजाद जी, मैं ये केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मुंबई और महाराष्ट्र में देख लीजिए तो शिवसेना के सब जगह होर्डिंग लगे, उठा महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे के नाम पे उनको बनाते हुए सीएम कैंडिडेट। 30 जुलाई की अगर बात ले ले, देवेंद्र फडणवीस के प्रेजेंस में, राजीव प्रताप रूडी और गडकरी और प्रकाश जावड़ेकर के प्रेजेंस में ये नारा दिया गया कि दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। तो ये अब तो सत्ता में आए नहीं, पर पहले ही सीएम पोस्ट की भूख इनमें शुरू हो गई। अब आपका एक सर्वे का एक बहुत अच्छा पार्ट है कि पृथ्वीराज चौहान आज भी सबसे लोकप्रिय नेता है महाराष्ट्र में। ये इसलिए है क्योंकि ना शिवसेना ना बीजेपी समावेशी विकास और कल्याण की बात कर रही है। और एक उदाहरण ये ले लीजिए, बीएमसी द्वारा दिखाए जाते हैं रास्ते, हमारे मुंबई के रास्ते में गड्ढे या गड्ढों में रास्ते पता नहीं चलता, और वही महाराष्ट्र सरकार मेट्रो पूरे महाराष्ट्र में ला रही है। शहजाद, आपने जब कहा ना कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, उसमें देवेंद्र जी का चेहरे की मुस्कान और बढ़ गई थी। वो तो बढ़नी ही है। प्रेम शुक्ला जी, जवाब देना चाहेंगे आप इस बात का? प्रेम शुक्ला, देखिए आप हंस रहे हैं देवेंद्र जी, बोलिए। देखिए, जवाब वाला की बात है, जवाब मुझसे भी ले लीजिए। आ रहा हूं देवेंद्र जी, आ रहा हूं। लेकिन
लेकिन एक आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम एक चुनाव की दौड़ में उतर रहे हैं। हम चाहेंगे कि स्वर्ण पदक हमको मिले, रजत पदक भी हम ही को मिले और कांस्य पदक भी हम ही को मिले। हम चाहेंगे कि हमारे बीच में ही भाजपा या शिवसेना में स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। अरे महाराष्ट्र की जनता को कौन सा पदक दोगे आप? और ये लोग जिन्होंने 15 वर्षों से कुशासन किया है, महाराष्ट्र की जनता तो स्वर्ण पदक ही दिलाएंगे ना उसको, क्योंकि हम जब स्वर्ण जीतेंगे तो महाराष्ट्र का स्वर्ण बंबई के रास्ते की तरह स्वर्ण पदक दिलाएंगे। महाराष्ट्र का कालिमा वाला काल लाया है। चलिए आपकी जानकारी के लिए पूना वाला जी, महाराष्ट्र में सबसे बेहतरीन सड़कें मुंबई की है। एक सवाल और पीडब्ल्यूडी की सड़कों को अगर दिखा देंगे तो आप शर्म के मारे शर्मसार हो जाएंगे। प्रेम शुक्ला, अभिषेक जी, इनको शर्मसार होने के लिए जरा प्रेरित करिए। ये महाराष्ट्र को जानते नहीं, चर्चा करने चले आते हैं। चलिए त्वरित सवाल। नहीं, मेरा सवाल प्रेम शुक्ला जी से है। भाजपा का बढ़ना शिवसेना के लिए खतरे की घंटा साबित नहीं होगा, जैसा कि बिहार में भाजपा और जेडीयू साथ में रहे। जब भाजपा बढ़ी तो उन्होंने जेडीयू को खत्म कर दिया, तो क्या शिवसेना के ऊपर ये नौबत नहीं आएगी? लेकिन जदयू और भाजपा जो है कभी स्वाभाविक वैचारिक साथी नहीं थे। चलिए, वो दो विपरीत साथी थे और एक कुछ काल के लिए वो कुछ मुद्दों को स्थगित करके गठबंधन हुआ था। हमारे तो मुद्दे सेम हैं। हमारा हिंदुत्व का हिंदुत्व, हम एक ही वैचारिक परिवार के हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहा हूं। ये बहस बहुत दिलचस्प है, ये जारी रहेगी। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तमाम हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं, उनसे भी हम राय जानेंगे, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में भी कल आपने देखा था नेशनल टेलीविजन पर ऑन एयर हरियाणा जनहित कांग्रेस और बीजेपी में मतभेद उभर कर आ गए थे। क्या यही तस्वीर महाराष्ट्र में भी दोहराई जाएगी? एबीपी न्यूज निelsen सर्वे में 210 सीटें मिल रही हैं एनडीए गठबंधन को, मगर कांग्रेस के लिए इसके क्या मायने हैं? कंचन जी, कांग्रेस के लिए क्या मायने हैं? कांग्रेस जो लगातार रसातल में जा रही है राजनीतिक तौर पर। नहीं, ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के पहले से अगर देखें, तब से लेके अब तक कांग्रेस की जो गिराव है, ये महाराष्ट्र में आपकी जो ओपिनियन पोल दिखा रही है, लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के बीच में कांग्रेस का परसेंटेज करीब 7 से 8% वोटिंग परसेंटेज में गिराव दिखा रही है। 82 से 32 सीट की गिराव है। अब असली में अब फाइनली व्हेन द इलेक्शंस आर रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, उसमें पता चलेगा कि 20 मिले या 25 मिले। तो ये जो कांग्रेस की जो कोलैप्स ऑफ द कांग्रेस, ये बड़ा एक इलेक्टोरली दिलचस्प चीज है। कभी हमारे इतिहास में ऐसा कोलैप्स कभी नहीं देखा गया। ये कांग्रेस के लिए बहुत अहम। अनीस अहमद साहब, अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं यहां पर, हमारा पोल ये भी बताता है कि कांग्रेस का 22% सपोर्टर बीजेपी को शिफ्ट कर रहा है। आप जानते हैं कि आपके अस्तित्व के लिए, कांग्रेस के अस्तित्व के लिए ये कितना गंभीर संकट है? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में लगभग 8 करोड़ टोटल वोटर है और आपने सर्वे जो किया है 21,700 लोगों से किया है। साहब, आप फिर तकनीकियों में फंस रहे हैं। आप यही समस्या है। आप अभी भी व्यवस्था से लड़ रहे हैं, अभी भी आप तकनीक से लड़ रहे हैं। जो ओपिनियन लिया है मुझे लग रहा है अभी भी आपका रवैया शतुरमुर्ग जैसा है, जिसने खतरे को लेकर अपनी गर्दन को जमीन में दफन कर लिया। माफ कीजिएगा। नहीं, देखिए, अभी उत्तराखंड के अंदर में जो चुनाव हुए हैं, जहां चीफ मिनिस्टर थे, वहां कांग्रेस जीती है। मत लड़िए, और ये आपका जुलाई में सर्वे हो गया है, अब अगस्त आ गया है। आंकड़ों से मत लड़िए। आपकी कहां, आपके गठबंधन की 25 सीटें थी, 6 पर आप आ गए। अब तो आंखें खोलिए आप लोग। हो क्या रहा है विचार कि जो लगातार लड़खड़ा रही थी कांग्रेस और जो संभल नहीं पा रही है, जो पिछली यूपीए 2 का जो बोझ था उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, उसमें ये पिसे जा रहे हैं। उस पर जिस तरह की पैंतरेबाजी यहाँ केंद्र के नेता चाहे राहुल गांधी और दूसरे लोग वो कर रहे हैं, उभर नहीं पा रहे हैं। उधर मोदी का जो जादू है वो लगातार बरकरार है। हरियाणा में भी हमने ये देखा जहाँ उनकी सरकार रही, और ये चीज़ यहाँ भी दिखाई दे रही है। अभिषेक, देखिए वहाँ पर थोड़ा कांग्रेस की स्ट्रेटेजी से भी गलती हुई। पृथ्वीराज चौहान को भेजा गया, उनकी छवि अच्छी थी, लेकिन कोलिशन वो नहीं चला पाए। और एक तरफ देखिए, इसलिए विरोधाभास नजर आ रहा है सर्वे में भी। एक तरफ उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी है, लेकिन गठबंधन जो है बिल्कुल मुंह के बल गिर रहा है। तो ये चीज़ जो है कांग्रेस को इस चीज़ को समझना चाहिए था। और एक कांग्रेस ने उनको तब भेजा था जब उनको लगता था कि एनसीपी को किनारे करके एक कांग्रेस सिंगल पार्टी वहाँ अपना कद बढ़ाएगी, लेकिन यहाँ दोनों पार्टी नीचे गिर रही है। ये नवाब मलिक कहते हैं कि जब सीट शेयरिंग के लेके थोड़ी डिस्कशन होती है, लेकिन 5 साल 10 साल तक ये गठबंधन लड़ता ही रहा आपस में। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार लड़ते रहे।
तो ये जो लड़ाई है लोग देख रहे 10 साल से, कितनी झेलेंगी महाराष्ट्र की जनता की भी कोई एक लिमिट है झेल। दिबांग, ये जो बात जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, चाहे हरियाणा में हो और महाराष्ट्र में हो, कि हमारे मुख्यमंत्री लीड कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आप ही के मुख्यमंत्री हैं और किसी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है। ऐसा ब्रांड बन नहीं पाया किसी तो उस हालत में आप सिर्फ उसको लेकर अपनी छाती मत ठोकिए। इम्पोर्टेंट बात है, बम्बई में 60 सीट थाने मिला के 60 सीटें होती हैं और जब वहाँ 15 बम्बई की सीटें क्रॉस करती रही, हिस्टोरिकली इनकी सरकार बनती रही, उसको यहाँ दिल्ली दरबार में जो चापलूस लीडरशिप ने, राहुल गांधी के गणेश परिक्रमा वालों ने सिस्टमेटिकली तबाह किया। जो दलित, माइनॉरिटी और नॉर्थ इंडियन, इनका जो वोट बैंक होता था, दलित तो अठावले के साथ चला गया, माइनॉरिटी इनके पास है और नॉर्थ इंडियन को इन्होंने तबाह कर दिया। बिहार और यूपी जहां से नॉर्थ इंडियन आता था वहां बीजेपी का जलवा है, तो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो इन्होंने सिस्टमेटिकली अपने को तबाह किया है। इसके लिए कांग्रेस भी काफी जिम्मेवार है। अनीस अहमद साहब, क्या अभी भी आप उन्हीं आंकड़ों के फेरे में फंसे रहेंगे? ये मुद्दे हैं जो हमारे तमाम एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं, या तो आप उन्हें संबोधित करें या फिर आप जो है बहाने ढूंढते फिरें। नहीं, ये बताइए कि इन्होंने कहा महंगाई कम किया है, क्या अच्छे दिन आ गए हैं? क्या आप टमाटर के भाव के बारे में बात करना चाहते हैं, डीजल के भाव के बारे में? से ज्यादा महाराष्ट्र में महंगाई छोड़िए, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार कितना हुआ है अनिल जी? भ्रष्टाचार के पीछे कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं? कहाँ महंगाई की बात लेके बैठे हैं आप? लेकिन महंगाई नहीं हुई ना कम। 75,000 करोड़ का लोगों को दिख नहीं रहा है आप। लेकिन बीजेपी शिवसेना की सरकार ने जब भी आत्महत्या हुए है ना, ये बताइए कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार के नवाब मलिक का जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट मत करें लोगों को। 27 लाखों को बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले क्या? देशमुख जी किन देशमुख जी की जरा रुको, देशमुख जी वानखेड़े, ऐसा है कि देशमुख जी जनता को गुमराह करने का काम ना करें। दिल्ली में बैठ के रोटी आप खाते होंगे, महाराष्ट्र की राजनीति पे बहस करने के लिए आप आ सकते हैं। आपसे ज्यादा महाराष्ट्र जानता हूँ, विदर्भ यवतमाल का हूँ, मेरे जिले में सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है। मुझे महाराष्ट्र में समझाया। दिल्ली में बैठ के मेरी आप दोनों से गुजारिश है, आपसी बहस ना करें, अखबारों पे देखिए आपसी निजी बहस ना करें। नवाब मलिक साहब, लोगों को अशोक गुमराह वानखेड़े, आपसे भी करके कह रहा हूं, राजनीतिक और माहौल नवाब साहब मैं बनाने आपसे का भी कह रहा हूं, प्रयास आपसी आपका निजी है, मुझे बहस ना पता है। करें। हम बहस में बार बार बोला जा रहा है मोदी जी का जादू है, तो उत्तराखंड में जादू क्यों नहीं चला, ये सवाल का जवाब सभी पैनल पे हुए बैठे लोगों को बताना पड़ेगा। इलेक्शन में जादू ना ढूंढे, बाई इलेक्शन था वो, बाई इलेक्शन में जादू ना ढूंढे, अभी इलेक्शन सर पे है, उसमें देखिए। चलिए पहाड़ में मोदी जी लीडर बन रहे, चलिए हम पहाड़ में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व रहा, 2 मुख्यमंत्रियों की सीट वो हार गई। इसका जवाब तो देना पड़ेगा यहाँ पे बैठे हुए तमाम महाअनुभवी लोगों को। चलिए देश की जनता को ये भी बताना पड़ेगा जहाँ बीजेपी का स्थान था वहीं हार करना चाहते हैं। अभिलाष खांडेकर एक सवाल करना चाहते हैं। अभिलाष, मेरा कांग्रेस और एनसीपी से सवाल यह है कि 15 साल की इतनी सल्तनत के बाद भी 16% का रिजर्वेशन मराठाओं को और 5% मुस्लिम रिजर्वेशन देने की क्या बाध्यता है सरकार को? यदि इतनी अच्छी सरकार चल रही है, पृथ्वीराज चौहान इतने बढ़िया मुख्यमंत्री हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप महाराष्ट्र में जहां पर वैसे ही 30% मराठा हैं और 17 में से 10 मुख्यमंत्री मराठा हो चुके हैं और वहां फिर भी आप वापस रिजर्वेशन की बात ला रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस की गलती हो रही है। अनीस साहब, शहजाद जवाब देना चाहते हैं। शहजाद, नहीं, मैं पूछना चाहता हूं ऐसा कि जो बाकी महाराष्ट्र में एक मिनट मैं इसका जवाब महाराष्ट्र में शहजाद नहीं दे पाएंगे, मैं दे रहा हूँ। हाँ ठीक है नवाब बोलिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेके आंदोलन चला, सभी दल के लोग उसके साथ में थे। मराठा गरीब भी है, खेतीहर मजदूर भी है, उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ मराठाओं को लेके नहीं दी जा सकती, तो उन्हें आरक्षण दिया गया है उनके भलाई और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। मुसलमानों की वही परिस्थिति थी, आरक्षण दे के अगर साहू महाराज ने आरक्षण की प्रथा शुरू की तो पूरे देश ने स्वीकारा है, और महाराष्ट्र ने अगर कोई प्रथा शुरू की है तो हमें लगता है कि धीरे धीरे पूरा देश इसे स्वीकारेगा। देवेंद्र फडणवीस, क्या ये आपके लिए एक बड़ा राजनीतिक सिरदर्द बन सकता है? आरक्षण क्या कांग्रेस एनसीपी में जान डाल सकता है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि देखिए मराठा समाज भी ये जानता है कि 15 साल इन्होंने लगातार आश्वासन दिया, लेकिन मराठा समाज को कभी भी आरक्षण नहीं दिया। ये बात निश्चित है कि मराठा समाज में गरीबी है, मराठा समाज में पिछड़ापन है, और उसके लिए मराठा समाज से विरोध कर दीजिए ना, आप बोलिए गलत है फैसला। हमारे विदर्भ में कुणबी कहलाती है, उसको आरक्षण मिला, लेकिन मराठा समाज को नहीं मिला। सुन लीजिए नवाब जी, सुन लीजिए, हमारा भी जवाब सुन लीजिए।
हमने आपका बड़ी शांति से सुना है, और इसलिए इन्होंने 15 साल तक नहीं दिया। अब जब लोकसभा में मुंह की खाई तो अचानक उठकर इन्होंने आरक्षण दे दिया। देखिए, वो देते समय भी जिन कानूनी चीजों को पूरा करना चाहिए था उसको इन्होंने पूरा किया नहीं। आज कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया है, इन्होंने कैविएट भी फाइल नहीं किया। अब कोर्ट में जो होगा पता नहीं ये उसके किस प्रकार से लड़ेंगे। तो ये शुद्ध रूप से राजनीतिक फैसला है। अगर ये इनका आइडियोलॉजिकल फैसला होता तो 15 साल इसके लिए लड़ना नहीं पड़ता। आधी अधूरी, नवाब मलिक, मैं शहजाद को शामिल कर लेता हूं बहस में। शहजाद, इसका जवाब देना चाहते हैं आप? जो बात अभी देवेंद्र फडणवीस ने उठाई, आधी अधूरी कोशिश। नहीं, ऐसा है कि जो कोर्ट में लोग गए वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। एक मिनट, देवेंद्र के लोगों ने कोर्ट में लोगों को भेजा है इस आरक्षण को रोकने के लिए। हम जीतेंगे, किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं होगी। शहजाद जी, दूसरी बात जो है, जहां तक मुस्लिम आरक्षण की बात है, तो ये देवेंद्र जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि येदियुरप्पा जी की सरकार में 5 साल के कर्नाटका में यही आरक्षण चला। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं अपने व्यक्तिगत रूप से कि कई लोगों ने कहा कि कांग्रेस को आंखें खोलनी चाहिए। मैं ये भी कहूंगा कि बीजेपी को 282 की चकाचौंध में आंखें की रोशनी खोनी नहीं चाहिए। पर ये एक बात मैं मानने को तैयार हूं कि कुछ ऐसे नेता महाराष्ट्र के, खासकर एनसीपी के हैं, जिनके अहंकार को लेकर कांग्रेस पार्टी को इसका जरूर खामियाना भुगत सकते हैं। तो इसमें एक ठीक तरह से ये करना चाहिए कि अहंकार की वजह से किसी और के कांग्रेस को इसका भुगतना ना पड़े।